नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारी अतिथि हैं डॉक्टर कर्नल गुंजन मल्होत्रा। इनकी पहचान सिर्फ एक डॉक्टर और कर्नल के तौर पर ही नहीं है, बल्कि और भी उपलब्धियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप मिसेज इंडिया सब कॉन्टिनेंट 2024 हैं। आप एक कैंसर विजेता हैं। कैंसर जैसी बीमारी को आपने हराया है और साथ ही आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। गुंजन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। आपकी पूरी यात्रा जो है उसमें बहुत अलग अलग पड़ाव हैं और उन अलग अलग पड़ावों के साथ जुड़ी है अलग अलग चुनौतियां और फिर उन्हें जीतने की प्रक्रिया वो शामिल है। तो शुरुआत करते हैं आपकी पढ़ाई से ही। भारत में किस जगह आपका जन्म हुआ, आरंभिक पढ़ाई कैसे सब शुरुआत हुई? मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुई थी जी। और मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं। बचपन था वो बहुत ही अच्छा बीता। मेरा इनिशियली कोई चांस नहीं था या मैं ऐसा सोचती नहीं थी कि मैं डॉक्टर बनूं। जी। आई वांटेड टू बिकम अ कथक डांसर। मैंने स्टार्टेड लर्निंग कथक एट द एज ऑफ 2.5 और उस टाइम पे मेरे को लगता था कि मैं कथक ही करूंगी। बट जब मैं 10th में पहुंची तो मम्मी ने बोला कि अब कोई कथक नहीं होना है, अब पढ़ाई करनी है। जी। तो फिर कथक कहीं पीछे छूट गया और आपने मेडिकल की पढ़ाई जो है वो अपनी शुरू की। कथक कहीं पीछे छूट गया बट वो जो दबी हुई हसरत थी वो नहीं छूटी। जैसे जैसे मैं 11th 12th में गई मैंने रियलाइज किया कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरे को वो इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और जब मैं मेडिकल कॉलेज में गई और अलग अलग सब्जेक्ट्स देखे तो मेरे को गायनेकोलॉजी से एक अलग अटैचमेंट हुई। क्योंकि एक तो जब बच्चा आता है तो एक बहुत हैप्पीनेस लेके आता है, तो मुझे लगता था कि हाँ ये काम मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। जी। तो जब आपने ये फैसला किया उसके बाद डॉक्टर बनने की यात्रा जो है वो आपकी जारी रही। फिर डॉक्टर तो आप बनी, लेकिन फिर डॉक्टर के साथ कर्नल कैसे जुड़ा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। जब मैं कॉलेज में थी मैं अपने हस्बैंड से मिली, हमारा लव अफेयर हुआ और हमने फिर शादी करी। जब जीआरशिप कर रही थी तब ये सोच रहे थे कि हम करें क्या। जी। तो उस टाइम पे शॉर्ट सर्विस की जो एप्लीकेशंस थी वो निकली हुई थी, तो हम ये चाहते थे कि जो भी करेंगे साथ में करेंगे। दैट इज हाउ हमने शॉर्ट सर्विस के लिए अप्लाई किया और हम दोनों ने एक साथ क्लियर किया। जी। उस दौरान मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी वो उन्होंने पहले से फौज ज्वाइन कर ली थी और वो रुड़की में थी, तो हम उनको मिलने गए। जैसे ही मैंने उनको देखा, उनको यूनिफॉर्म पहने हुए देखा, मैं तो बहुत ही, मेरे को जैसा लगा मेरे को भी ये यूनिफॉर्म पहननी है। जी। और जब हम कैंट के अंदर हमने प्रवेश किया तो वहां पे जो सिपाही था उसने खटाक करके सल्यूट, जय हिंद मैडम। मैंने कहा मैं तो यही बनना है, मुझे यही करना है। एंड दैट इज हाउ माय हस्बैंड आल्सो फॉलोड कि चलो ठीक है दोनों एक साथ रहेंगे। और ये मेरी फौज की जो एंट्री थी वो इस तरह से हुई थी। तब मैंने सोचा भी नहीं था, मैं यूनिफॉर्म को देख के बड़ी ऑड हो गई थी, बट मुझे पता नहीं था कि मेरी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। बट धीरे धीरे मुझे ये एहसास हुआ कि फौज ज्वाइन करना शायद मेरी डेस्टिनी थी और इस चीज ने मेरे को एक लाइफ का पर्पस दिया। जी। तो बहुत प्रभावित तो करती है वर्दी जब हम देखते हैं अपने जवानों को, और मन से सम्मान भी आता है बहुत। चुनौतियां उस दौरान की क्या रहती हैं वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे ज्यादा जो फौज में चुनौती होती है कि हम लोग स्टेबल नहीं होते। हमारे को हर 3 साल पूरा घर और बच्चे बच्चे लेके सब मूव करना पड़ता है। बट देन उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि जब आप इस तरह से हर कल्चर को देखते हो, आप साउथ में जाके साउथ इंडियन से मिलते हो, वहाँ का खाना खाते हो, आप नॉर्थ में आते हो, अलग अलग तरीके के फ्रेंड्स बनाते हो। अपने बच्चों के लिए भी उनके भी अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं और सालों के फ्रेंड्स होते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये आपको इवॉल्व करने में, आपको एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाने में, आपको अपना 2.0 वर्जन बनाने में बहुत ही ज्यादा सहयोग देता है फौज। मैं ये मानूंगी कि हम लोगों की आपस में, जैसे मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे हस्बैंड भी आर्मी ऑफिसर हैं, तो हमारी पोस्टिंग्स भी अलग अलग होती हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फिर बच्चे को आप अकेले पाल रहे हो या सिर्फ फादर हैं वो देख रहे हैं, तो ये चैलेंजेस हैं। बट फौज आपका ध्यान रख, फौज हर तरीके से एज अ लेडी ऑफिसर्स के लिए स्पेशली बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही सेफ ऑर्गेनाइजेशन है और आप जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी हेल्प करते हैं। जी। जैसे आपने कहा कि आप तो डॉक्टर्स के परिवार में पैदा हुई, ऐसे में आपके बच्चे जो हैं वो कैसा बचपन जी रहे हैं जब आप दोनों वर्किंग हैं? देखिए, फौजी जो कैंट होता है या हमारे छोटे छोटे कैंट्स में जहाँ हमारी पोस्टिंग होती है, तो हमारे जो घर होते हैं वो हॉस्पिटल के आसपास ही होते हैं। तो अगर मैंने अपने पेशेंट्स देखे हैं और मैं घर वापस आती हूँ तो मेरी निगरानी में रहेगा बच्चा। जैसे छोटी जगह, जैसे मान लीजिए मैं असम में पोस्टेड थी, तो मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरा बच्चा अगर मैं नहीं हूँ घर में तो उसको खाना मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा। ऐसी प्रॉब्लम मेरे को कभी भी नहीं हुई। मुझे फौज का एनवायरनमेंट बड़ा सेफ लगता है।
आई फाइंड इट वेरी, एक तो क्योंकि कैंट्स होते हैं, आपस में आप एक दूसरे को जानते हो, आपके सीनियर्स आपका ध्यान रखते हैं, सीनियर लेडीज जो होती हैं आपको पूछेंगी आपका क्या हाल है क्या नहीं है। जैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ था, उसका नामकरण ही मेरी एक सीनियर लेडी ऑफिसर थी, मिसेस सेन थी मैम, उन्होंने किया था। तो एक छोटी सी, एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली बन जाती है। तो फौज का डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको अलग अलग पोस्टिंग्स करनी पड़ती हैं, आप अलग अलग लोगों से मिलते हो, आपकी एक तरह की ग्रोथ होती है। तो ऐसे में गुंजन मल्होत्रा जी जो डॉक्टर्स के परिवार में पैदा हुई, खुद डॉक्टर रही, कैंसर ने कैसे अटैक किया उन पर? वो दौर कैसा था, वो समय कैसे निकला? आपको कब पता चला कि ये बीमारी आप पर हमला कर चुकी है? जब सब जगह कोविड फैला हुआ था 2020 में, तो सडनली मेरे को मार्च के महीने में एक छोटा सा लंप फील हुआ मेरी राइट एक्सिला में। वो भी इसलिए फील हुआ क्योंकि एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे पता था कि मेरे को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करनी है। मैं सबसे अर्ज करूंगी सारी लेडीज से, प्लीज अपनी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा करिए हर महीने। तो मेरे को एक छोटा लंप फील हुआ बटन जैसा एक्सिला में, और 15 दिन बाद एक छोटा सा लंप फील हुआ मेरे को अपनी राइट ब्रेस्ट में। मुझे मालूम था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बट जब कैंसर किसी को होता है या कुछ ऐसा आपको लगता है कि कैंसर है, शक होता है, तो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होती। मैं एज अ डॉक्टर 2 हफ्ते तक एंटीबायोटिक लेती रही कि नहीं यार ये ठीक हो जाएगा। ये मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इमीडिएटली जाना चाहिए। तो कैंसर में सबसे पहली चीज ये है कि आप एक्सेप्ट करिए कि हुआ है। ट्रीटमेंट तो बहुत सारी अवेलेबल है। कैंसर शब्द से आज के जमाने में सब डरते। आप किस तरह से उसको मेंटली हैंडल करते हैं, किस तरह से अपने डॉक्टर्स की एडवाइस को वैल्यू करते हैं, और आगे आप अपने रिव्यूज किस तरह से करते हैं, आप सतर्क रहते हैं इन चीजों के बारे में या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मेरा ये एक्सिला में और ब्रेस्ट में लंप फील हुआ, तो आफ्टर अ वाइल 2 हफ्ते बाद मैं आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में गई, जो हमारा एक एपेक्स हॉस्पिटल है, बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है, और वहाँ के डॉक्टर्स की टीम बहुत ही बढ़िया है। तो इमीडिएटली मेरे को डायग्नोज किया गया। अब 2013 में मेरे को एक बहुत बड़ा धक्का लग चुका था, और कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी स्ट्रेंथ गेन कर ली थी मेंटली। तो जब मेरे को ये पता लगा तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक में नहीं थी। मुझे ये था कि अभी मेरा बेटा 11th या 12th में, मेरे को किसी ना किसी हालत में इस सिचुएशन से निकलना है। आप मेरी बात मानिए, मेरे तो बहुत सारे पेशेंट्स कैंसर के भी आते हैं, जो एक बार हार मान लेता है ना, वो फिर डाउनफॉल ही होगी आपकी हेल्थ की। बट अगर आपने ठान लिया ना कि मेरे को इस सिचुएशन से निकलना है, बी इट कैंसर, बी इट एनी चैलेंज ऑफ योर लाइफ, आप निकलोगे। सो ऑल्दो मैंने अपना कैंसर मैनिफेस्ट किया, बट मैंने इस स्टेज तक ये सोच लिया था कि मेरे को 8 महीने की ट्रीटमेंट है, उसको करना है और निकलना है। और क्योंकि हमारे डॉक्टर्स इतने बढ़िया थे, तो मुझे बहुत ज्यादा कष्ट नहीं हुआ। कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली मैंने फेस किए। तो और ऐसे में जो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां थी वो भी चल रही थी, आपकी नौकरी भी चल रही थी, साथ में सब चल रहा था साथ में, है ना? आप देखिए, इंडियन आर्मी में रहते हुए मैं जय हिंद कहूंगी इंडियन आर्मी को। मैं सल्यूट करती हूँ इंडियन आर्मी को, क्योंकि जिस टाइम पे कोविड चल रहा था और उसी टाइम पे मेरा ये जो कैंसर था डायग्नोज हुआ था, तो मेरे को आगे के 7-8 महीने कोई काम नहीं करना पड़ा। मैं हॉस्पिटल भी जाती थी तो मेरे को भगा दिया जाता था कि घर जाओ आराम करो। तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला आर्मी की तरफ से। मेरी जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसके लिए मेरे को कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, सारा खर्चा आर्मी के थ्रू हुआ। चाहे मेरी सर्जरी हुई, चाहे मेरा कीमो हुआ, तो इट वाज, मतलब आर्मी ने होल सोल मेरा पूरा ध्यान रखा और मेरे को कैंसर से निकलने में बहुत मदद की। जी, 2 मुख्य बातें जो हैं वो अभी आपसे बातचीत में हमारे सामने आई। एक तो ये कि बहुत ही सोच समझकर अपने बारे में सोचे, क्योंकि अनजाने आप उन चीजों को आकर्षित कर लेते हैं, तो ऐसी चीजें मैनिफेस्ट ना करें जो आप नहीं चाहते। और दूसरा ये कि अगर कोई समस्या आ ही गई है तो उससे निकलने के लिए आप खुद को पूरी तरह तैयार करें। एब्सोल्युटली। जी गुंजन जी, इस समय आपको हमारे माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनके मन में ये सवाल भी होगा कि अगर कोई युवा वर्दी पहनना चाहता है तो उनके लिए क्या सुझाव आपकी ओर से जाएगा? वर्दी पहनना, हम लोग एक्चुअली सोचते हैं कि हम नीट का एग्जाम देंगे और डॉक्टर बनेंगे, तो हम उतने घंटे की मेहनत करते हैं। उसी तरह से मेरे को लगता है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए आपको स्ट्रैटेजाइज तो करना ही पड़ेगा। जी, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी किसी भी हालत में। फौजी बनने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट इसलिए होता है क्योंकि आपको फिट भी होना पड़ेगा। जी, अब कितने लोग हैं जो सुबह उठ के व्यायाम करते हैं, कितने लोग हैं जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, या अपने वेट को चेक में रखते हैं, कितने लोग हैं जो सैटरडे संडे वाली जो पार्टी टीम होती है कि हम पार्टी कर लेते हैं और हम
आलतू फालतू खा लेते हैं या पिज्जाज खा लेते हैं, वो डिसिप्लिन आपको बिफोर ज्वाइनिंग आर्मी तो लाना ही पड़ेगा अपने अंदर जी। आर्मी तो आपको बना ही देगी डिसिप्लिन, आपको कल्चर्ड, आपको यूनिफॉर्म पहनने लायक, बट अगर आप शुरू से ऐसा करेंगे या पहले से ऐसा करेंगे तो आपके लिए जर्नी विल बी मच इजी जी। तो गुंजन मल्होत्रा जी, आज आप आई हमारे स्टूडियो में, आपने अपने समय हमें दिया, बहुत सारी बातें हमें बताई। ऐसे में ये सवाल तो रह ही गया, ये मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट 2024 ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी थी, क्योंकि मैं डेस्टिनी में, जैसे मैंने बोला, मैं बहुत बिलीव करती हूँ। ये ऐसा हुआ कि अभी मैं आर्मी छोड़ने का सोच रही थी और लास्ट ईयर तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि मेरे लिए एज अ सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट क्या क्या जॉब्स अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट एड जो मैं देखती हूँ मिसेस इंडिया सब कॉन्टिनेंट की, शायद मेरी वो कथक डांसर बनने की जो हसरत थी वो ये उभर के यहाँ पे आई, किसी तरह से मंच पे आने की जो वो थी वो अंदर दबी हुई थी, वो बाहर निकल के आई। और इसमें भी जब मैंने ऑडिशन के लिए भरा, और ऑडिशन 12 अक्टूबर को था, इंडिया पाकिस्तान का मैच था, और मैं अपने बेटे के साथ गई और फियर था। हर चीज में जब भी आप किसी चीज को, चैलेंज को फेस करते हो, सबसे पहली चीज होती है कि ये नहीं कर पाऊंगी, या फियर आ जाता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये फियर मेरा भी था कि अब मैं ऑलमोस्ट 50 की हो गई हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, यार ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो एनी विच वे वो मेरे बेटे ने भाप लिया था कि ये थोड़ी सी डरी हुई है। तो जब मैं वहां गई, मैंने उनसे पूछा कि कितना टाइम लगेगा। दे सेड कि 2 घंटे लगेंगे मैम, हो जाएगा ये पेजेंट का जो ऑडिशन है। मैंने कहा नहीं इतना टाइम नहीं है, इंडिया का मैच मिस होगा, चलो अभी नीचे से कॉफी पीते हैं, फिर घर जाके मैच देखते हैं। My son was very adamant. He said नहीं, अंदर जाओ और देखो क्या है आपके लिए। So आपकी अपॉर्चुनिटीज ना आपको स्ट्राइक करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पिक करना। So never shy from opportunities. Never have that fear कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा जी। तो फौज ने ये चीज जो है मेरे को बहुत सिखाई, जो होगा देखा जाएगा और उसको हम डट के बिल्कुल लड़ेंगे उसके लिए जी। तो इसमें भी जब मैं ओवरवेट थी और अबाउट 10 kgs, और मुझे मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को बोला कि तुम्हारे को तुम्हारे डिम्पल की वजह से कोई टाइटल तो मिल जाएगा, बट तुम्हारे को क्राउन नहीं मिलेगा। ये चीज जाके मेरे को हिट करी। सो आपके लिए आसपास ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे वेल विशर्स होने चाहिए जो आपको आईना दिखाएं, जो आपको बताएं कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और ये चीज जब हिट करी तो आई स्टार्टेड स्ट्रेटेजाइजिंग। मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कुछ ना कुछ, मेरे को अपना वजन कम करना पड़ेगा, मेरे को ये क्राउन जीतना है किसी भी हालत में। आई लॉस्ट अबाउट 8 to 10 kgs वेट जी। एंड नेक्स्ट जो का हमारा जो वर्कशॉप था, उसमें मेरे को एकदम जेलस और एनवियस आईज दिखी अपने कंटेस्टेंट्स की। मुझे पता था आई वाज बैक इन द गेम, और मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आई वन द क्राउन, बट इस टाइम पे मैंने मैनिफेस्ट किया क्राउन। एक टाइम था जब मैंने कैंसर मैनिफेस्ट किया था, एक टाइम था जब मैंने क्राउन मैनिफेस्ट। तो ये चॉइस आपकी अपनी है। कोई मेरे को बोले ना कि आप कैसे मोटिवेट करते हो, कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, ये सब मिथ्या है। जो मोटिवेशन आती है वो आपके अंदर से आती है। तो आप ऐसी मैनिफेस्टेशन रखिए जो आपको एक पॉजिटिविटी की तरफ ले चले, जो आपको एक 2.0 वर्जन बनाए जी। ये जो सलाह आपने दी है, मुझे लगता है कि जीवन के जो हमारे अलग अलग क्षेत्र हैं, सब जगह लागू होती है। खुद को पहचानना, तैयारी रखना, मेहनत से नहीं घबराना, और जो चाहिए सही तरीके से उसे मैनिफेस्ट करना। देखिए, चैलेंजेस विल ऑलवेज कम, चैलेंजेस आएंगे जाएंगे, आपको डटे रहना है। यू हैव टू कीप मूविंग। और पता है, एक ही लाइफ है, यही मोमेंट है, इसको अच्छे से जियो। जितना कुछ भी कर सकते हो करो, जो लोगों के लिए कर सकते हो, सोसाइटी के लिए कर सकते हो करो। उसमें जो सेटिस्फैक्शन है, उसमें जो ब्लेसिंग्स है, मुझे तो लगता है मैं अपने कैंसर से इसलिए निकल पाई क्योंकि मेरे पास मेरे पेशेंट्स की ब्लेसिंग्स थी, लोगों की ब्लेसिंग्स थी जिनको मैंने कभी हेल्प किया होगा। तो ऑलवेज हैव दैट। मैं पहले सोचती थी आई मी माई सेल्फ, बट कैंसर के बाद मैंने सोचा कि नहीं, ये आपको करना पड़ेगा, आपको लोगों के लिए करना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा। That is how you will get back the blessing. जी। तो इसी नोट पर गुंजन मल्होत्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने हमें समय दिया और बहुत ही जरूरी बातें आपने हमसे साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो हमारे अतिथि कार्यक्रम से मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रस्तुत करता प्रभा कुमार के साथ अब आप सभी से लेती अनुमति। नमस्कार।